नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाली हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 की टैक्स ऑडिट के बारे में। अगर आपकी बिजनेस की जो टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यानी कि 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, इस पीरियड के दौरान अगर आपकी बिजनेस की जो सेल है, आपकी टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपकी बिजनेस के ऊपर टैक्स ऑडिट करवाने की लायबिलिटी बनती है। और ये जो टैक्स ऑडिट करने का काम है वो होता है सीए साहब लोगों का, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की अब टैक्स ऑडिट करेंगे। और टैक्स ऑडिट के दौरान क्या होता है भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, या फिर आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो आपने प्रॉपर इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, जीएसटी के जो रूल कंप्लायंस है वो आपने सही तरीके से फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सीए साहब लोग जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो रिपोर्टिंग करेंगे 3CD के अंदर, 3CV के अंदर, तो वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ही करी जाती है। लेकिन अब जो टैक्स ऑडिट करने का तो काम है सीए साहब लोगों का, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करने का काम होता है अकाउंटेंट लोगों का। अगर आप अकाउंटेंट हो और आप पहली बार या दूसरी बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करवा रहे हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने 20 ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करके सीए साहब ऑफिस के अंदर आपको सेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेल परचेज की एंट्री कर दी और ऐसा कैसा डाटा आपने सीए साहब के ऑफिस में भेज दिया और सीए साहब अपने आप इस काम को संभाल लेंगे। भैया जितनी लाइबिलिटी सीए साहब की बनती है उतनी लाइबिलिटी अकाउंटेंट लोगों की ही बनती है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना अकाउंटेंट का काम है और उसके टैक्स ऑडिट करना चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का काम है। क्योंकि अब सीए साहब लोगों के पास भी अभी इतना टाइम है नहीं कि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर एक एक पॉइंट टू पॉइंट है जो चेक करे। क्योंकि अगर जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है तब तक अपने बात करें तो टैक्स ऑडिट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 ही है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है सीए साहब के ऑफिस के अंदर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रस है। क्योंकि अभी हमारी 16 सितंबर तक हमारी जो नॉन ऑडिट केस की जो आईटीआर है वो अभी सबमिट हो रही थी, तो टाइम मान के चलो भी मोटा मोटी 10-12 दिन का ही बचा हुआ है। तो अपने कह सकते हैं भी अब ये जो अकाउंटेंट लोग ये 20 पॉइंट जो आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं, इस 20 पॉइंट को प्रॉपर सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सही तरीके से चेक कर लिया तो ये मान के चलो भी आपने सीए साहब लोगों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर होगी और आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न जानी है बिजनेस की वो भी सही तरीके से जाने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप भी आपको शुरुआत कहाँ से करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैक्स ऑडिट के पर्पज से प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा भी आपने जब जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट फाइल करी होगी, जीएसटीआर 3B की रिटर्न आपने फाइल करी होगी, चाहिए रिटर्न आपने फाइल करी होगी क्वार्टरली, चाहिए आपने करी होगी मंथली फाइल। तो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जितनी आपने सेल शो करी है जीएसटीआर 3B के अंदर और जीएसटीआर 1 के अंदर, वो आपकी टैक्स फ्री की भी सेल होगी उसके अंदर और आपकी टैक्सेबल भी सेल होगी। तो जितनी सेल आपने जीएसटीआर 3B के अंदर शो करी है उतनी की उतनी सेल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट चेक करना है और उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो सेल आ रही है वो सेल आपके 3B की डाटा के साथ मैच होनी चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा भी हमारे पास अभी जो प्रेजेंट टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो सेल आई है और हमने 3B के अंदर कितनी फाइल कर दी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पे जाके आपको AIS TIS को आपको चेक करना पड़ेगा और उसके अंदर TIS अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आएगा जीएसटी टर्नओवर का। और ये जो जीएसटी टर्नओवर का जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है और यहाँ पर जो जीएसटी टर्नओवर आ रही है ये वाली, ठीक है ना, ये जो टर्नओवर है ये टर्नओवर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में मैच होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो इंक्लूड है टैक्स फ्री की और टैक्सेबल की। तो सबसे पहला काम आपका शुरुआत आपको यहीं से करनी है। उसके बाद में आपने बिजनेस के अंदर जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू किए होंगे पूरे साल के दौरान, अब उस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को आपने प्रॉपर जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है या नहीं किया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो भी आपने जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट फाइल कर दी हो और उसके बाद में आपने पिछले महीने के अंदर कोई गुड्स आपने रिटर्न कर लिया हो या उसके अगेंस्ट के अंदर कोई आपने कोई प्राइस डिफरेंस के अगेंस्ट के अंदर कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट आपने इश्यू कर दिया हो। तो यानी कि कोई ऐसा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जिसके ऊपर जीएसटी का कोई भी
मतलब ट्रीटमेंट हुआ हो, उसके ऊपर जीएसटी लगी हो, चाहे वो क्रेडिट नोट हो चाहे डेबिट नोट। यहाँ पर कोई डिस्काउंट का क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट है उसकी बात नहीं हो रही, जिसके ऊपर कोई जीएसटी का कंप्लायंस हुआ हो वही आपको चेक करना है भी आपने प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 के अंदर करी है या नहीं करी, क्योंकि अब ये जो डाटा हमारे जीएसटीआर 9 के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी करेगा। क्योंकि अगर आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया तो आपका जो आईटीसी है वो बढ़ेगा, डेबिट नोट इशू अगर आपने किया तो आपकी लायबिलिटी और बढ़ेगी, तो वो भी आपको प्रॉपर चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद के अंदर जो जीएसटी का आउटपुट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको चेक करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के साथ। यानी कि यहाँ आपने बात करी थी, आपने सेल का डाटा तो चेक कर लिया और उस सेल के डाटा के साथ आपको जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनी थी वो आपको चेक करनी है। कई बार ऐसा होता है भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई स्टॉक आइटम है वो प्रॉपर उसके अंदर जीएसटी सही तरीके से नहीं लगा हो, या ड्यूरिंग द ईयर कोई उसके अंदर जीएसटी की कोई टैक्स परसेंटेज कोई चेंज होगी हो, तो आपने वो सही तरीके से मेंशन उसके अंदर किया कि नहीं किया। यानी कि टोटल आपकी आउटपुट लायबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी जीएसटी के पोर्टल पे जाके 3B को डाउनलोड करके पूरे साल की। उसके बाद में आपने जो परचेज इनवॉइस आपने एंट्री कर रखी है उसका इनपुट आपके जीएसटीआर 2B के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहां पर चेक करना पड़ेगा भी जितनी परचेज इनवॉइस आपने एंट्री कर रखी है, जितना आईटीसी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले रखा है उतना डाटा आपका जीएसटीआर 2B में है या नहीं है। 2B में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ऐसे आईटीसी आपने छोड़ भी दी होंगी जिसकी आईटीसी लेने के लिए आपकी कंपनी आपका जो बिजनेस है वो एलिजिबल नहीं था, तो उसका आईटीसी आपने छोड़ दिया होगा, तो उसकी वजह से 2B के अंदर आपका आईटीसी है जो ज़्यादा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। उसके बाद में जो आपका क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट है, अगर आपके कोई सप्लायर से रिसीव हुआ है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सब डाटा हम इसलिए कह रहे हैं भी अगर आपने परचेज चेक कर लिया, आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट चेक कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया भी आपके जो सप्लायर के लेजर है सेंट्रिक क्रेडिटर के वो बिल्कुल प्रीपेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर अपनी या एक तो आपका आईटीसी भी चेक हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा भी हमारे सेंट्रिक क्रेडिटर की जो हमारी परचेज है वो बिल्कुल सही तरीके से ओके चल रही है। उसके बाद के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है और उसकी वैल्यूएशन भी आपके डालनी है। अगर आप जो भी मेथड आप यूज करते हो, लास्ट परचेज यूज करते हो, जो भी उसी के अकॉर्डिंग आपने, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी चेक करना है भी ऐसा क्लोजिंग कोई आइटम जो कि माइनस में ना चल रही हो, ठीक है ना, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं तो हमारी जो लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो हमारे लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च 2024 का, तो उतना क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस साल के अंदर ओपनिंग के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इसलिए नहीं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर आपका बिजनेस पुराना चल रहा है तो लास्ट ईयर का ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपके इस साल के अंदर ओपनिंग में आएगा, तो वो भी आपको प्रॉपर सही तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके ये तो था हमारा सेल और परचेज से रिकॉर्डिंग। अब हमारी बात आ जाती है बैलेंस शीट से संबंधित, यानी कि अब आपके बिजनेस के अंदर जितने भी आपने अकाउंट है बैंक के अंदर, चाहे वो सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, चाहे आपकी वो एफडीआर है, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो है आपका 31 मार्च 2025 का, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जो टेली सॉफ्टवेयर बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो एंट्री कर रखी है बैलेंस शीट में, उन बैंक बैलेंस के साथ ये आपका डाटा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका मैच हो गया तो इसका मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी ओके हो रखी है, आपने क्रेडिटर को पेमेंट दे रखी है, वो भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपसे डेबिटर से कोई अमाउंट आपको रिसीव हुई है तो वो भी आपका डाटा जो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि बैंक अकाउंट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे सेंट्रिक क्रेडिटर और डेबिटर ऑलमोस्ट वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद में इसके अलावा जैसे कोई सस्पेंस एंट्री, आपके बैंक के अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट आई और आपको नहीं पता हुआ, आपने उसको बैंक को मिलान करने के लिए एक बार उसकी एंट्री सस्पेंस में डाल दी, तो वो सस्पेंस भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसी के साथ आपके कोई सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको चेक करनी पड़ेगी। वो जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो भी आपको ऑनलाइन टीआईसी के मिल जाएगा भी, आपके यहाँ देखोगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, तो सेविंग अकाउंट के अंदर जितना आपका बैलेंस है वो आपका टीआईएस के साथ मैच होना चाहिए जितना आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको ले रखा है। इसी तरीके से कोई एक्सपेंसेस की एंट्री, यानी कि जैसे कोई बैंक चार्जेस वगैरह कोई एंट्री है या कोई आपकी ऑडिट है, मतलब कोई लिमिट चल रही है उसको रिन्यूअल करने के लिए कोई चार्ज लगा हुआ है तो उसकी एंट्री भी आपको चेक करनी है भी, आपको प्रॉपर इंटरेस्ट आपको कोई लगा हुआ है, कोई ब्याज लगा हुआ है, कोई बैंक चार्ज लगा हुआ है, किसी भी टाइप का कोई खर्चा बैंक की तरफ से लगा हुआ है तो उसकी एंट्री आपने प्रॉपर सही तरीके से करी है या नहीं करी है। उसके बाद अगर अपने पॉइंट की बात करें 9 नंबर पॉइंट की, तो यानी कि इसके बाद में जो ऑल इनकम टैक्स के हमारे जो कंप्लायंस है,
एक्सपेंसेस चेक करना है हमारी कोई लाइबिलिटी आरसीएम की बनती है कि नहीं बनती, यानी कि आपने कोई ऐसा कोई खर्चा बुक कर दिया हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई जीटीए का फ्रेट का एक्सपेंसेस बुक कर दिया हो, खर्चा आपने किया है, फ्रेट का किराया भाड़ा आपने दिया है, तो उसके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा भी आपकी जो आरसीएम की लाइबिलिटी बनती थी वो आरसीएम आपने पे किए है या नहीं किए है, या फिर ऐसा कोई ऐसा खर्चा आपने कर दिया हो, फ्रेट आपने किया हो, तो जिससे फ्रेट आपने पे किए तो उसके ऊपर जो हमारा टीडीएस है, जो 946 कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने जो टीडीएस काटते हैं, वो टीडीएस आपने काटा है या नहीं काटा। आपने किसी को कमीशन पेड किया है तो कमीशन पेड किया तो आपने टीडीएस काटा है या नहीं काटा। आपने किसी को इंटरेस्ट दिए, आपने बुक्स खर्चे के अंदर आपने कोई खर्चा बुक किया है जो टीडीएस की लाइबिलिटी के अंदर आ रहा हो, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा भी ऐसा कोई भी खर्चा जिसके ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी बनती हो और आपने टीडीएस नहीं काटा हो, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि ये काम सब कुछ ये सब चेक करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सब कुछ चेक करके जाना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो कि हमने इन खर्चों के ऊपर टीडीएस प्रॉपर सही तरीके से काट रखा है। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन चार्ट आ जाता है। अब डेप्रिसिएशन चार्ट यानी कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी फिक्स असेट होगी उस फिक्स असेट पर आपने डेप्रिसिएशन प्रॉपर सही तरीके से चार्ज किया है, 180 डेज से पहले का, 180 डेज बाद का, जितने भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो प्रॉपर सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, वो डेप्रिसिएशन भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आएगी वो आपकी पीएनएल में जाएगी, और पीएनएल से जाने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इफेक्ट करता है, तो डेप्रिसिएशन भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको 26 एएस TIS एएस के जो अपने बात कर रहे थे वो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि TIS के अंदर तो TIS एएस के अंदर आपकी पूरी रिपोर्टिंग आई जाएगी। और उसके बाद में जो 26 एएस है हमारा, तो 26 एएस के अंदर भी आपकी जो रिपोर्टिंग है वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा भी आपने किन किन लोगों ने आपका जो TDS है वो काट रखा है, कितनी अमाउंट पे काट रखा है, कौन से सेक्शन में काट रखा है, तो ये डाटा भी आपका यहाँ पर मैच होना चाहिए 26 एएस के अंदर और TIS AIS के अंदर। उसके बाद में आपको चेक बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट हमारी हुई है, अगर आपकी ऑडिट हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर, तो वो 23-24 की बैलेंस शीट भी आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप जो प्रॉपर उनके जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल में जो ओपनिंग बैलेंस आए हैं उनको सही तरीके से आप उनका कंफर्मेशन कर सको। जैसे लास्ट ईयर के अंदर आपने बैंक बैलेंस में क्या ओपनिंग दिखाया था, क्लोजिंग दिखाया था, वो आपका प्रॉपर इस साल में ओपनिंग आपका आ रहा है नहीं आ रहा। पिछले साल के जो सेंट्री क्रेडिटर की अमाउंट है, चाहे वो डेबिटर की अमाउंट है, चाहे वो बैलेंस शीट के अंदर आप कैपिटल बैलेंस की अमाउंट है, यानी कि 31 मार्च 2024 की जो अब आपने बैलेंस शीट बनाई थी, तो उनके जो क्लोजिंग बैलेंस थे बैलेंस शीट के अंदर वो इस साल में प्रॉपर ओपनिंग में आगे कि नहीं आगे, प्रॉपर उन्हीं लेजर के अंदर आगे या नहीं आगे। तो ओपनिंग बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देखने के बाद ये पता चलेगा। उसके बाद में लास्ट ईयर एक्सपेंसेस की जो लाइबिलिटी है 2023-24 के अंदर आपने बैलेंस शीट में शो करी होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई TDS काटा होगा 31 मार्च को, तो उसकी आपने लाइबिलिटी फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर 2024-25 के अंदर दिखाई होगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा भी ऐसी कौन सी लाइबिलिटी जो 23-24 के अंदर आपने बैलेंस शीट के अंदर शो कर दी थी, कोई एक्सपेंसेस खर्चे की लाइबिलिटी जो आपने फाइनेंशियल ईयर उसको 24-25 के अंदर आपने कब उसको जमा करवाया नहीं कराया। ऐसा नहीं है कोई एक्सपेंसेस की एंट्री आपकी लाइबिलिटी अभी तक वो खड़ी हो, क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर आपकी कोई लाइबिलिटी अगर खड़ी है तो आगे जाके भी इसी बैलेंस शीट के अंदर भी ओपनिंग में वो दिखेगी। तो आपको चेक करना है भी 23-24 की लाइबिलिटी आपने 24-25 के अंदर पे कर दी या नहीं कर दी, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 की बात करें तो कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको चेक करना है भी जो ड्राइंग्स आपने वो प्रॉपर सही करी है। टैक्स की एंट्री जो TDS अगर आपका कटा है वो TDS आपने एंट्री कर दी, और जो लास्ट ईयर का को जो TDS आपकी कोई आपका मतलब रिफंड बनता था और वो रिफंड के दौरान आपके जो TDS की अमाउंट है वो TDS के अमाउंट आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया या नहीं कर दिया, ये भी आपको इस कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपके सप्लायर यानी कि जो आपके सेंट्री क्रेडिटर हैं उनकी अकाउंट स्टेटमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस के साथ में। यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसी एंट्री हो, मान लीजिए आपने परचेज की एंट्री कर ली और आपने जो पेमेंट करी है उसकी एंट्री कर दी। कई बार ऐसा होता है भी आपके सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दे रखा होता है, उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एंट्री कर ली, लेकिन उसका जो क्रेडिट नोट का जो वाउचर है वो अभी तक आपको नहीं मिला। तो अगर आप उन स्टेटमेंट मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने परचेज और जो पेमेंट की एंट्री हो तो वो तो मैच हो रही है, उसके अलावा कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट अगर आपने एंट्री कर रखी है तो आप उनकी स्टेटमेंट को चेक करके उनसे प्रॉपर वो वाउचर मंगा के उसकी एंट्री वो कर सकते हो। इसी तरीके से 16 नंबर अपने फार्म की बात करें तो अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड
जो आपके कस्टमर है, जो सैलरी डेब्टर्स हैं, उनको भी आपको एक बार उनका बैलेंस कंफर्म करना पड़ेगा भी उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिटर में क्या दिखाया है। 17 नंबर पॉइंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स डिपॉजिट की डेट, वो आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्स लायबिलिटी है, जो आपने 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट के अंदर जो आपने लायबिलिटी आप दिखाओगे, उसको आपने इस असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर आपने उनको कब पे किया है, उसकी भी डेट आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। और आपने जो टीडीएस अगर आपने किसी का काटा है, ठीक है, तो क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी तभी बनेगी जब आपने किसी का टीडीएस काटा हुआ, तो आपने पिछले साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जो आपने टीडीएस के चारों क्वार्टर आपने रिटर्न फाइल करी है, तो वो चारों क्वार्टरों की डेट वगैरह उनके जो प्रॉपर डिटेल है वो भी अपने पास में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी जरूरत टैक्स ऑडिट के टाइम में 3CD के अंदर जरूरत पड़ती है। उसके बाद में जो जीएसटी का एक्सपेंसेस क्लोज है 44, उसकी भी डिटेल आपको प्रिपेयर करनी है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि जीएसटी के दायरे में आते हैं, जिनके ऊपर जीएसटी हमने चार्ज किया है, या जो ऐसे एक्सपेंसेस जिनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था आपने नहीं लगाया, तो ये 44 क्लोज है जो इसका आपको वेरिफिकेशन अपने को देना होता है 44 क्लोज के अंदर जीएसटी एक्सपेंसेस की, यानी कि ऐसे खर्चे जिनके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, तो वो भी डिटेल हमें तैयार करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको 19 नंबर अगर अपने पॉइंट की बात करें तो आपका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, चाहे अपने बात करें ग्रोस प्रॉफिट की, ये बात अपने करें नेट प्रॉफिट की, तो वो आपके लास्ट ईयर का जो आपने रेशियो जो दिखाया था, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो डाटा आपका प्रॉपर सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा, भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, भी कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो आगे उसका रेशियो भी हमें चेक करना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर आप 3CD की रिपोर्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका क्लोज नंबर। उसके बाद 20 नंबर पॉइंट की बात करें तो अब अगर आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग करी होती है, जैसे कोई शेयर मार्केट के अंदर है, कोई म्यूचुअल फंड परचेज भी किए होंगे, सेल भी किए होंगे, तो आपने ये जो परचेज और सेल जो इक्विट करेंगे आपको कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसके प्रॉपर आपको जिस ऐप से आपने किया होगा तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की जो स्टेटमेंट है वो भी अपने पास में रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी भी रिपोर्टिंग हमें शेयर मार्केट के अंदर जो आपने काम किया है उसकी भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के अंदर करनी पड़ेगी, कितना आपको लॉस है कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, आपकी परचेज कब है, सेल कब है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब कुछ डिटेल्स आपकी उस ऐप के अंदर से ही डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी आपको अपने पास में इनकम टैक्स की रिटर्न जब आपकी टैक्स ऑडिट होने के बाद में होगी तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको करवानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट के अंदर भी होगी और इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर भी होने वाली है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 जो टॉपिक थे हमारे, जो अकाउंटेंट लोगों की इनके ऊपर लायबिलिटी बनती है भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त इन 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सीए साहब के पास में टैक्स ऑडिट करवाने के लिए आप इसको लेके जा सके, ताकि सीए साहब लोग हैं जो इसका काम को और ज़्यादा थोड़ा सा आसानी से कर सकें, उनको ज़्यादा कोई ढूंढने में, कोई चीज़ को पूछने में कोई ज़्यादा परेशानी ना आए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर कर देना।